माय यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट सिंप्लीफाइड। आज से हम लोग एक नई लेक्चर वीडियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे जो कि होगी रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बेसिक ऑफ रिसर्च से लेकर एडवांस रिसर्च तक। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। लेट्स बिगिन द वीडियो। देखिए, सबसे पहले है मीनिंग ऑफ रिसर्च। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मीनिंग ऑफ रिसर्च दो टर्म से रिसर्च को बनता है। एक होता है री प्लस सर्च। री का मतलब होता है अगेन, दोबारा, बार बार। वही सर्च का मतलब होता है कुछ भी चीज को फाइंड करना। अगर आप इन दो टर्म को साथ में यूज करें, दैट इज रिसर्च, इसका मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन आप किसी चीज को फाइंड कर रहे हैं एक मैटर से जो आपके पास ऑलरेडी आपने सर्च किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसर्च लिखा हुआ है, सर्च ऑफ सर्च्ड, खोज करना ऐसी चीज से जो पहले से ही आपने खोजी हुई है। इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। टू एलिसिट फैक्ट्स आउट ऑफ अ नोन थिंग। एलिसिट मतलब कि फाइंड आउट करना, ड्रॉ करना फैक्ट्स ऐसी चीज है जो आपको पहले से ही पता है। रिसर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग न्यू ऑन द टॉपिक दैट हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। कुछ नया खोज निकालना एक ऐसे टॉपिक से जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम सब आजकल कोरोना वायरस पैंडेमिक से इफेक्टेड हैं। जब ये कोरोना वायरस शुरुआत में आया था अराउंड दिसंबर जनवरी में, तब इसमें रिसर्च होना स्टार्ट हुई थी। रिसर्च आप सोचिए कैसे स्टार्ट हुई होगी। देखिए, साइंटिस्ट के पास ऑलरेडी एक मैटर अवेलेबल था। उनके पास फ्लू से रिलेटेड जितने भी वायरस या जितने भी, जैसे कि स्पेनिश फ्लू या इबोला वायरस, HIV, ये उनके पास जितने भी डिजीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे वर्ल्ड में, जैसे स्पेनिश फ्लू 1920s में आया था, इबोला 2003 एंड 4 में, HIV, तो इस सब के पास ये नॉलेज तो ऑलरेडी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही थी। इसी नॉलेज को बेस बना के जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, इसी से साइंटिस्ट ने फाइंड करने की कोशिश करी एक और नया वायरस जो था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस कहीं ना कहीं जो इबोला वायरस था, स्पेनिश फ्लू या HIV से उसके सिम्टम्स मैच करते थे। वही सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सिम्टम्स थे कोरोना वायरस में भी। उन्होंने यहाँ से जो नॉलेज उनके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि पहले से ही ये वाले पैंडेमिक ऑलरेडी हो चुके थे वर्ल्ड में, इस नॉलेज को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, उन्होंने इस नॉलेज को उठाया, इस पे उन्होंने अध्ययन करना, स्टडी करना स्टार्ट करा। मतलब ये नॉलेज उनके पास ऑलरेडी थी, उससे उन्होंने निकाला किसके बारे में, कोरोना वायरस के, SARS-CoV-2 वायरस के बारे में उन्होंने फाइंड करना स्टार्ट किया। इसी को कहते हैं रिसर्च। आपके पास ऑलरेडी एक नॉलेज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, आप उसके हेल्प के थ्रू उसी को आप और सर्च करते हो, उसमें आप टेस्ट करते हो, उससे आप निकालते हो एक ऐसी नई इंफॉर्मेशन जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसी को कहते हैं रिसर्च करना। देखिए, रिसर्च इज डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और द यूज ऑफ एक्सिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड अ क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। देखिए, मोटे तौर पे आप कह सकते हैं रिसर्च बेसिकली क्या होती है, एक क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज या यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज कैसे? देखिए, जब न्यूटन के सर के ऊपर एप्पल गिरा था, उससे पहले तो उसके बारे में कोई ग्रेविटी या ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट या कि कुछ, अगर जब क्यों हर सामान जब भी कुछ गिरता है तो वो नीचे ही जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, ये सब तो नहीं मौजूद था। तो लेकिन न्यूटन ने जब उनके ऊपर एप्पल गिरा तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि ये एप्पल नीचे मेरे सिर पे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, या कोई भी सामान जब हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। इसी से उन्होंने रिसर्च करी और क्रिएट करी न्यू नॉलेज, और उसका नाम क्या था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। ठीक, या तो आपका रिसर्च एक डायरेक्शन में हो सकता है, आप क्रिएट करो न्यू नॉलेज जो एग्जिस्ट नहीं करती है। सेकंड, आप यूज करो एग्जिस्टिंग नॉलेज को और उसके हेल्प के थ्रू
आप एक और न्यू एंड मॉडिफाइड नॉलेज को आप क्रिएट करो। जैसे यहाँ पे कोरोना वायरस में एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या थी, फ्लू की थी, और जितने भी वायरस ऑलरेडी इस वर्ल्ड में हो चुके थे उस नॉलेज को यूटिलाइज करके उन्होंने रिसर्च करी और फाइंड आउट किया कि एक और SARS-CoV-2 नाम का वायरस है, जो कि तभी उसका नाम कोरोना वायरस पड़ा, वो इफेक्ट कर रहा है, वो एक नया पैंडेमिक है जो 2020 में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो रिसर्च से या तो आप करते हो क्रिएट न्यू नॉलेज जैसे कि न्यूटन ने करी, या तो आप यूज करते हो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज आपके पास पास्ट में या जो डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उसमें आप टूल लगाते हो और कुछ नया एंड मॉडिफाइड क्रिएट करते हो। ये आपका बेसिक मतलब होता है रिसर्च का। देखिए यहाँ पे एक समराइज मीनिंग ऑफ रिसर्च लिखा है। रिसर्च क्या होती है? इट इज अ सर्चिंग प्रोसेस फॉर फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स वी ऑलरेडी नो। हम जो चीज़ें पहले से जानते हैं, जो हमारे पास डेटा, मैटर, स्टडी, बुक्स या जो भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन से जब आप न्यू इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हो, ड्रॉ करते हो, इसी को बोला जाता है रिसर्च, और ये होता है सर्चिंग प्रोसेस। ठीक। दूसरा, इट इज़ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए रिसर्च कोई भी उठ के नहीं कर सकता, कोई भी लेमैन नहीं कर सकता। उसके लिए आपके पास प्रॉपर एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स को अप्लाई करके उस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ आउट करना चाहिए। साइंटिफिक एग्जामिनेशन से यही मतलब है कि आप कुछ स्टेप्स फॉलो करें जो कि स्पेसिफाइड होते हैं रिसर्च करने के लिए। आप कुछ टूल्स एंड टेस्ट लगाएं ताकि आपकी जो वो रिसर्च हो वो बड़े लेवल पे वैलिडेट करी जा सके। तो रिसर्च की ये भी एक मीनिंग है कि साइंटिफिक एग्जामिनेशन फॉर सर्चिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। ओके, इट कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज अ वोयाज ऑफ डिस्कवरी। वोयाज का मतलब होता है एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी। आप जैसे आप चलते हो तो वहाँ से जब आपको कुछ नोन नहीं होता, आपको फाइंड करनी होती है न्यू इन्फॉर्मेशन की, और आप एक पूरी जर्नी ट्रैवल करते हो जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी टॉपिक के बारे में आपको जाननी होती है मिल जाती है। जैसे मैं अब कोरोना वायरस की बात करूँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले तो ये पता चला था कि पहले तो जब चाइना में वुहान में स्प्रेड हुआ तो WHO ने तो ये भी स्पेसिफाई नहीं किया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। पहले पता चला चलो ठीक है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। उसके बाद धीरे धीरे और रिसर्च जब करी उसके ऊपर तो पता चला कि ये सर्फेसिस पे, जैसे कि डोर पे, पेपर पे, किसी आयरन पे, इन सब पे कुछ टाइम के लिए रहता है। फिर उसके बाद अभी जो रिसेंट स्टडी में WHO ने बताया कि ये सिर्फ सर्फेसिस पे नहीं लेकिन हवा में भी ये, अगर आप कोई किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्टेड बंदा अगर वो आता है और 1 घंटे या 8 घंटे, इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, उतने टाइम के लिए हवा में भी कोरोना वायरस रहता है और वहीं जाके कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन उस हवा में उसको इनहेल कर लेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं समय के साथ न्यू रिसर्चेज आ रही है। कभी न्यू रिसर्च ये आती है, कहते हैं कि जो दवाइयाँ HIV में या जो दवाइयाँ कीड़े मारने की, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसकी जो दवा होती है वो इसके लिए इफेक्टिव है। कभी आता है कि जो दवाइयाँ आप मलेरिया और इन सब में देते हो तो वो इफेक्टिव हैं। तो ये रिसर्च, यही तो है रिसर्च, जो आपके पास ऑलरेडी नॉलेज थी कि जैसे मलेरिया और जो इनकी दवाइयाँ होती हैं, डेंगू की मलेरिया की जो दवाई होती है जो यूज़ होती है उसी से कोरोना वायरस भी ट्रीट होता है। आप धीरे धीरे रिसर्च करते जा रहे हो। आपको पहले कुछ कोरोना वायरस की कोई मेडिसिन नहीं थी, ठीक, उसी यही सब HIV की या और दवाइयों को बेस बना के उन्होंने एक मेडिसिन डेवलप करी, इवॉल्व करी कि हाँ अब कोरोना वायरस के माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स के लिए एक दवा है। तो यही तो वोयाज ऑफ डिस्कवरी है, जो आपको चीज़ नहीं पता थी। अब उसकी वजह से आप जर्नी को बेसिकली जो रास्ता है वही रिसर्च होता है। आप ट्रैवल करते हो और आपको पता हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, डेफिनेशन बाय ऑथर्स। According to Kothari, research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. The search for knowledge through objective and systematic method of finding solutions to a problem. Kothari ने बोला है कि research is a pursuit of trust with the help of study, observation, comparison, and experiment. मतलब है कहने का कि जब भी रिसर्च होती है तो अगर किसी इंसान के अंदर, अगर हम
कब किस चीज़ पे ट्रस्ट करेंगे? अगर हमें पता है कि वो रिसर्च में प्रॉपर स्टडी हुई है, साइंटिस्ट ने, रिसर्चर्स ने करते समय उसमें ऑब्जर्वेशन किया है, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे हैं, कंपैरिजन किया है, एंड इट हैज बीन कैरिड आउट थ्रू ऑब्जेक्टिव एंड सिस्टमैटिक मेथड। एक प्रॉपर मेथड फॉलो हुआ है उसको फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि अभी बहुत सारे देश वैक्सीन्स बना रहे हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड, तो हम सभी को पता है कि कितने फेजेस से उनको गुजरना पड़ रहा है। ट्रायल फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें वो डिफरेंट नंबर ऑफ लोगों पे ट्राई करते हैं, और जब सक्सेस होती है तभी आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब देख रहे हैं, ये तभी तो लोगों में एक परस्यू ऑफ ट्रस्ट, मतलब तभी तो लोगों में ट्रस्ट बैठेगा जब उसको साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट करके, टेस्ट करके रिसर्च आगे बढ़ती है और सिस्टमैटिक मेथड्स अप्लाई होते हैं फाइंड करने के लिए सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिसर्च। इट इज़ नॉट एज सिंपल कि आपको कोई चीज़ पता चली, आपने ढूंढी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा और आपने कह दिया हाँ कि इसके लिए ये मेडिसिन है, ये वैक्सीन है। नहीं, एक प्रॉपर प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है, कंपैरिजन, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तभी लोगों के अंदर वो ट्रस्ट आता है। और वही तभी आपका रिसर्च सक्सेसफुल है जब उसी ट्रस्ट को आप बाकी लोगों में भी इस्टेब्लिश कर पाते हैं। वो इस्टेब्लिश कैसे होगा? जब आपने लोगों को पता है कि आपने साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मेथड से अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया है। पेटन ने कहा है, रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन इन एन ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्जेक्टिव, रिलायबल वे। यहाँ आप देख रहे होंगे कि बार बार जितने भी यहाँ पे नाम लिए जा रहे हैं, जितने भी ऑथर्स हैं, उनका एम्फोसिस है ऑर्गेनाइज्ड, मतलब सिस्टमैटिक वे में, प्रॉपर वे में, स्टेप बाय स्टेप, ऑब्जेक्टिव वे में, रिलायबल वे में, कि एक प्रोसेस है जिसमें आप एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को लुक करते हो, एक स्पेसिफिक आंसर को लुक करते हो किसी प्रॉब्लम पे, मतलब सिस्टमैटिकली एंड इन अ राइट वे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एम्पेरिकल। सी, एम्पेरिकल का मतलब ये होता है कि एक्सपेरिमेंट्स करना, ऑब्जर्वेशन करना, उसके ऊपर आप फाइंड करते हो। जैसे कि कहा जाता है कि अगर योगा प्रैक्टिस करने से, जो इंसान योगा प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉन्ग टाइम के लिए योगा प्रैक्टिस करते हैं, उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है, या वो ज़्यादा रिलीफ महसूस करते हैं, ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। अब ये जो कहा जाता है, मैंने बोला, ये सिंपली मैंने या आपके कहने से नहीं हुआ है। एक्चुअली स्टडीज कंडक्ट होती हैं, वास्ट नंबर, काफ़ी मिलियंस ऑफ पीपल पे स्टडीज कंडक्ट करी जाती हैं। देखा जाता है कि प्री एंड पोस्ट योगा उनकी मेंटल हेल्थ पे, उनका रिलैक्स होने पे, उनकी हैप्पीनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तभी होती है रिसर्च। क्योंकि बहुत सारे फिर ये प्री, मतलब उनकी मेंटल सिचुएशन देखी जाती है प्री योगा एंड पोस्ट योगा। अगर उसमें कुछ इजाफा हुआ है, हैप्पीनेस हुए, पॉजिटिव हुए हैं, तभी ये बोला गया है कि योगा हेल्प्स टू कीप यू हैप्पी, इट हेल्प्स टू मेक यू पेशेंट एंड मेक्स you stress free. It is based on observations and this is a research. Second, systematic follows orderly and sequential procedure. आपको जैसे हर एक ऑथर ने emphasize किया है, it is a scientific process, step by step. पहले आप सबसे पहले एक रिसर्च प्रॉब्लम देखते हो, रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपने रिसर्च मेथडोलॉजी सेलेक्ट करते हैं जिसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करते हैं, आप अपने हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं, फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, फिर आप कंक्लूजन्स देते हैं अपनी प्रॉब्लम को। ये सिस्टमैटिक, दैट इज स्टेप्स ऑफ रिसर्च में डिटेल में अपने अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगी आपके साथ। यहाँ पे आप बस इतना ध्यान रखिए कि रिसर्च अगर आपको कंडक्ट करनी है तो एक प्रॉपर मैनर में, एक प्रॉपर प्रोसीजर में कंडक्ट करनी है। जनरलाइजेबिलिटी, जिसका मतलब होता है कितनी डिग्री तक जो आपने अपनी रिसर्च में फाइंड किया है वो लार्जर पॉपुलेशन पे अप्लाई हो रही है। जैसे कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी था, दैट इज अ यूनिवर्सल लॉ, इट इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि इंडिया में कि जो भी सामान अगर आप फेंको वो नीचे ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, ऐसा यूएस में नहीं हो रहा, नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल है। और ऐसी ही आपकी रिसर्च होनी चाहिए, जो भी आप कुछ फाइंड करो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे रशिया ने अभी कोई वैक्सीन बनाई है वो सिर्फ रशियन पीपल पे अप्लाई हो, बाकी और कंट्रीज में अप्लाई ना हो, तो वो रिसर्च सक्सेसफुल नहीं है। इसका मतलब है आपकी रिसर्च फाइंडिंग्स फ्लॉड है, वो ठीक नहीं है। तो जिस डिग्री तक आपकी रिसर्च की जो फाइंडिंग्स होती हैं वो लार्जर पीपल पे अप्लाई करनी चाहिए। सेकेंड इज नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस, एम्प्लॉयज हाइपोथेसिस। सी, हाइपोथेसिस का बेसिकली क्या मतलब होता है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है
जो आपकी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को गाइड करती है, ठीक, जो बताती है कि आपका पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है आपकी रिसर्च में। जैसे कि मैंने एक हाइपोथेसिस फ्रेम करी दैट 6 hours ऑफ स्लीप हेल्प्स अ पर्सन टू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपने एग्जाम से पहले 6 घंटा की अच्छी नींद लेता है तो उसके एग्जाम में टेस्ट आने बेहतर होते हैं। ये मेरी हाइपोथेसिस है, मतलब यही मेरी, मैं अब इस पर रिसर्च करना स्टार्ट करूँगी। ये मेरे रिसर्च को गाइड करेगी कि मैंने ऐसा कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर 6 घंटा नींद लेता है तो उससे उसके जो टेस्ट का रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। ये होती है हाइपोथेसिस, और हर रिसर्च आपकी हाइपोथेसिस से ही शुरू होती है। आप एक चीज अज्यूम करते हो, अपने से मानते हो, फिर उस पर आप टेस्ट लगाते हो, डेटा कलेक्ट करते हो उस चीज को और फाइंड आउट करते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस बोली है क्या वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट, एनालिटिकल। देखिए, एनालिटिकल का बेसिकली यही मतलब है कि आपके सामने जब आप रिसर्च कंडक्ट करते हो तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करो। मतलब ऑफ ऑल डेटा, जो भी आपके सामने डेटा है आप उसको बहुत बारीकी से, बहुत केयरफुली से देखो कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी आपके पास डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में, या जो आपने प्राइमरी डेटा ऑलरेडी आप कलेक्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल, रॉ डेटा के फॉर्म में, वो क्या सही है, उसका क्रिटिकली एनालिसिस करो कि हाँ ये सही है। और इसमें केयरफुलनेस एंड यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप अपने हिसाब से अपने ही सिर्फ अपने पर्सनल बायस नहीं रख सकते हो। और अगला पॉइंट यही है कि एक रिसर्चर को रिसर्च तभी सक्सेसफुल हो जब वो ऑब्जेक्टिव हो, अनबायस्ड हो। मतलब कि रिसर्च में, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक हाइपोथेसिस की बात करी कि 6 hours ऑफ स्लीप्स विल हेल्प यू टू परफॉर्म बेटर इन एग्जाम। ये मेरी हाइपोथेसिस थी, इसमें मैं अपनी सोच नहीं डाल सकती। मतलब ये अनबायस्ड होनी चाहिए। जो रिसर्चर चाहता है कि उसका आउटकम आए वो नहीं होना चाहिए। असल में जब मैं रिसर्च स्टडी कंडक्ट करूँगी 100 लोगों में, 1000 लोगों में, लाख लोगों में, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वही मैं बताना चाहिए कि क्या हेल्प करता क्या नहीं हेल्प करता। इसीलिए रिसर्च बहुत अनबायस्ड होनी चाहिए। मतलब अपने हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से आप रिसर्च को चेंज नहीं कर सकते हो। लॉजिकल होनी चाहिए, कहने का मतलब है जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं उनके पीछे लॉजिकल हो, जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो वो लॉजिकल हो। इसीलिए रिसर्च शुड बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड एंड लॉजिकल। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज क्वांटिटेटिव और स्टैटिस्टिकल मेथड्स। सी, रिसर्च परफॉर्म करने के लिए अभी तक बोला जा रहा था इट इज़ अ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, साइंटिफिक मेथड से अप्लाई करना चाहिए। तो इसी में रिसर्च में बहुत सारे क्वांटिटेटिव टूल्स, टेस्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स अप्लाई होता है, जिससे आप एक्चुअली टेस्ट कर पाते हो कि क्या रिसर्च का जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इसी को आप साइंटिफिकली आप टेस्ट कर पाते हो, क्योंकि रिसर्च के अंदर जब आप और आगे अभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि 2 मेन कैटेगरीज में टेस्ट को, रिसर्च के टूल्स को डिवाइड कर दिया जाता है। और उसी के बाद अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंगली कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है वो टेस्ट परफॉर्म होते हैं। उन टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि जो आपने हाइपोथेसिस फ्रेम करी थी वो ट्रू है या वो फॉल्स है। ओके फ्रेंड्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च। आखिर ऑब्जेक्टिव या रिसर्च आखिर किया ही क्यों जाता है? सबसे पहले टू अचीव थरो नॉलेज एंड इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक। रिसर्च इसीलिए शुरू करी जाती है जैसे कि कोई टॉपिक है, आपको कोई टॉपिक अननोन है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन टुडेज रिलेशनशिप। जो आजकल सोशल मीडिया है उनका इम्पैक्ट, जो आजकल के आपस में हम सबके रिश्ते हैं उन सब पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, क्या सोशल मीडिया इफेक्ट करता है रिलेशनशिप को नेगेटिवली और नॉट। तो अगर आपने ये सोचा कि आपको इस चीज़ के बारे में रिसर्च करनी है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत डीपली उस टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया के बारे में जानना पड़ेगा और रिलेशनशिप्स के बारे में जानना पड़ेगा। ठीक, तो आपको थरो अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक की, तभी आप आगे बता पाओगे क्या नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है सोशल मीडिया का या पॉजिटिवली इम्पैक्ट होता है। सेकेंड, टू एक्यूरेटली डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और अ ग्रुप और अ सिचुएशन। जैसे कि अभी हमारे यहाँ एक सिचुएशन है विच इज वर्क फ्रॉम होम। अगर एक रिसर्च कंडक्ट होती है कि वर्क फ्रॉम होम से क्या एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्या स्टूडेंट्स की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़ती है,
तो इस सिचुएशन के बारे में आपको कंप्लीटली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको कंप्लीटली जानकारी होनी पड़ेगी। तो रिसर्च हेल्प्स यू आउट कि आप अगर आपको कोई चीज़ पता करनी है, कोई ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में पता करना है या कोई सिचुएशन के बारे में पता करना है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उससे होने वाले इफेक्ट के बारे में आप कंप्लीटली नॉलेज को गेन कर सकते हैं। टू अचीव न्यू थॉट्स, दैट इज, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रिसर्च हम तब करते दैट इट इज इंक्लूड्स री प्लस सर्च, जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके बेसिस पे आप कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन ड्रॉ आउट करते हो, न्यू फैक्ट्स को ड्रॉ करते हो, तो इसके वजह से आपके पास न्यू थॉट्स भी होते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसर्च। टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानने के लिए भी रिसर्च करी जाती है। जैसे कि अभी हम कोरोना वायरस पैंडेमिक की बात कर रहे थे, जैसे जो फ्लू होता है दैट इज़ वायरसेस, इनके बारे में बहुत जानकारी निकाली गई है, बहुत पता किया गया है कि बहुत टाइप के वायरस होते हैं, कुछ वायरस डेडली होते हैं, कुछ वायरस इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। एक तो हमारा नॉर्मल फ्लू होता है, कोरोना वायरस में भी अब डेथ जो परसेंटेज है वो 3% है या 2% अप्रॉक्सीमेटली है। तो और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट, टू डिस्कवर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, जैसे कि अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करी गई है जहाँ पे फाइंड किया गया है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू टैकल डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ या मेंटल स्टेट को इम्प्रूव करने के लिए, डिप्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या 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 काम आ सकता है, क्या मेथड्स काम आ सकते हैं, तो उसके लिए भी रिसर्च करी जाती है, जहाँ पे आप सोल्यूशन ढूंढते हैं प्रॉब्लम का कि जैसे प्रॉब्लम इज डिप्रेशन और इसका क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या एंटी डिप्रेसेंट सोल्यूशन हो सकता है, थेरेपी सोल्यूशन हो सकती है, क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए भी रिसर्च कैरी आउट होता है। टू डिस्कवर द हिडन ट्रूथ, फाइंड आउट करने के लिए एक ऐसा सच जो अभी तक छुपा हुआ है, उसके लिए भी रिसर्च को कंडक्ट किया जाता है। सो दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, वेर यू गेट अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, आप समझने की कोशिश करते हो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उससे नए आइडियाज़ क्या ड्रॉ होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हो जिसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। अगर कोई उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम के कोई सोल्यूशंस फाइंड करने हैं, उसमें भी रिसर्च हेल्प करता है, और एक हिडन ट्रूथ को बाहर लाने के लिए भी रिसर्च हेल्प करता है। सो दिस वॉज टुडेज वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आगे आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ द रिसर्च। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल and always remember that you should not give up. And if you have any feedback, you can comment down in the comment section. Thank you so much.